Welcome, students. Today we are discussing an important topic, that is a Hindu women's right to property under Section 6 of Hindu Succession Act 1956. आज के लेक्चर में हम सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट आफ्टर द अमेंडमेंट इन द ईयर 2005 क्या पोजीशन रही, और बिफोर हिंदू सक्सेशन एक्ट इट मीन्स बिफोर द 1956 कैसे एक हिंदू वीमेन के राइट टू प्रॉपर्टी का डायमेंशन कैसे चेंज हुआ टिल द 2021 आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जहां ये हेल्ड हुआ कि डॉटर इज़ ऑलवेज अ डॉटर, डॉटर का बाय बर्थ राइट दिया गया। ये पूरी जर्नी कैसे चली बिफोर 1956 से लेकर 2021 तक विद द डिसाइडेड केस लॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि सेक्शन 6 बात कर रहा है जो 2005 में सब्स्टिट्यूट हुआ पूरी तरीके से और अमेंड हुआ और डॉटर को एज अ कोपार्टनर एक्सेप्ट किया, कोपार्टनर माना। 2005 के पहले उसे इस अमेंडमेंट के पहले जब एक डॉटर को कोपार्टनर में की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे थे, सिर्फ कोपार्टनर में सिर्फ मेल पर्सन आ रहे थे इंक्लूडिंग द 4th जनरेशन तक। और इन डिटेल में कोपार्टनर क्या सिस्टम होता है इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आई होप कि आप लोगों को कोपार्टनर के बारे में पहले से भी पता होगा। तो जो 2005 के पहले अमेंडमेंट के पहले की बात थी, डॉटर को कोपार्टनर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया और 9 सितंबर 2005 विद द इफेक्टिव डेट ऑफ द अमेंडमेंट इन हिंदू सक्सेशन एक्ट, उस डेट से एक डॉटर को कोपार्टनर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। तो बेसिकली जो सेक्शन 6 बात कर रहा है, डिवॉल्व कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो कह रहा है डिवॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम सेल्फ एक्वायर्ड या सेपरेट प्रॉपर्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कोपार्टनरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, संयुक्त हिंदू परिवार में, इन शॉर्ट 4 फादर से आई है, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, जो वहाँ से इनहेरिट होकर आती है प्रॉपर्टी आ रही है, उससे हम लोग एंसेस्टर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में पढ़ते हैं। तो वो उस प्रॉपर्टी का डिवॉल्व कैसे होगा, और इन द कंटेक्स्ट ऑफ अगर हम डॉटर की बात कर रहे हैं तो उसमें कैसे वो प्रॉपर्टी का राइट दिया गया है। तो सेक्शन 6 क्लॉज 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच टॉक्स अबाउट द डॉटर्स राइट इन अ प्रॉपर्टी। ये बताता है ऑन एंड फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। इस पॉइंट को मार्क करने वाला है कि ये ऑन एंड फ्रॉम मतलब क्या हुआ कि 9 सितंबर 2005 जिस डेट को, जिस दिनांक को ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, उस डेट से ये इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है। इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा लॉ, जो मिताक्षरा लॉ से गवर्न हो रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर 2 स्कूल ऑफ अ हिंदू लॉ, वन इज मिताक्षरा स्कूल, अनदर इज दयाभागा स्कूल। द डॉटर ऑफ अ कोपार्टनर माना गया 9 सितंबर 2005 से डॉटर भी अब कोपार्टनर है। जो भी कोपार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक थे, जो भी मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग कोपार्टनर के राइट्स थे, वो सभी राइट किसको मिल गए, एक डॉटर को भी मिल गया। कहा कि जी कोपार्टनरी का जो राइट है वो कहाँ से है, बाय बर्थ हो जाएगा, जन्म से हो जाएगा। ठीक। और ये राइट कैसे होगा, जैसा एक सन एज अ कोपार्टनर था, राइट और लाइबिलिटीज थी, ये दोनों ही राइट और लाइबिलिटीज विद द राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी वो एक डॉटर को एज अ कोपार्टनरी मिल गई। ये तो बात हुई जो एक लैंडमार्क, बेंच मार्क बना प्रॉपर्टी से रिलेटेड अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट में बेसिकली हम बात करते हैं, तो वो 2005 का। बट व्हाट इज द पोजीशन बिफोर 1956, क्या उस समय कोई राइट था कि नहीं था। तो हम 1956 से एक फेस बनाते हुए चलेंगे कि बिफोर 1956 क्या पोजीशन थी, और बिटवीन द 1956 टू टिल द अमेंडमेंट इन हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, इट मीन्स 9 सितंबर 2005 तक क्या पोजीशन रही। और 9 सितंबर 2005 को जो अमेंडमेंट आया, इसके बाद एक लॉट ऑफ कंफ्यूजन रहा, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी पार्टीशन और प्रॉपर्टी में राइट को लेकर, डॉटर के कोपार्टनरी को लेकर, और इस अमेंडमेंट के इफेक्ट को लेकर बेसिकली हम बात करें, वेदर द अमेंडमेंट इज अ प्रोस्पेक्टिव इन नेचर और इन अ रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, वो कब से इफेक्टिव माना जाएगा, इसको लेकर एक डिलेमा रहा, एक कंट्रोवर्शियल रहा, जिसको सॉल्व किया गया बाय द वेरियस सुप्रीम कोर्ट केसेस। और लास्ट ईयर इन द केस ऑफ विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में इस कंफ्यूजन को, इस सोल्यूशन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको सॉल्व कर दिया गया। तो इसको हम वेरियस एग्जांपल, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने उस एग्जांपल को कवर किया था, बट यहाँ पे भी आज हम लोग फिर से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें बिफोर 1956 की, बिफोर
1956 की बात कर रहे हैं, उस समय की बात है जब हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं आया और जो भी हिंदू लॉज गवर्न हो रहे थे टेक्सचर लॉ से हो रहे थे, स्मृति से कार से गवर्न हो रहे थे, क्लासिकल हिंदू लॉ से गवर्न हो रहे थे। तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बिफोर 1956 के पहले एक डॉटर को कोपासने की डेफिनेशन में नहीं रखा गया। अप टू द फोर्थ जनरेशन इंक्लूडिंग द मेल सीनियर मोल एंड सिस्टर पर्सन इज ओनली द कोपासनर, उसी को कोपासनर में माना गया और उन्हें एज पर द मिताक्षरा लॉ स्कूल बाय बर्थ उस जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी में विद द कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ अ पोजीशन वहाँ पे राइट होता था। अगर इस बेस पे हम बात करें बिफोर 1956 की, लेट्स सपोज देयर इज अ फादर and one son and one daughter. इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी की बात की जाएगी यहाँ पे, तो वो प्रॉपर्टी बीइंग द कोपार्टनर फादर एंड सन के बीच में ही कोपार्टनर थी, डॉटर के बीच में कोपार्टनर इस्टेब्लिश नहीं थी, तो डॉटर को कोई राइट नहीं था। नील, ये कब की पोजीशन है? 1956 के पहले की पोजीशन है। क्यों? क्योंकि उस समय तक कोपार्टनर कौन है? फादर एंड सन है। तो वहाँ पे भी जो भी पार्टीशन हो रहा है, और पार्टीशन के जब हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक, पार्टीशन में कहा था द पर्सन हु इज इंटाइटल फॉर द क्लेम फॉर द पार्टीशन ओनली द कोपार्टनर। जनरल प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था कोपार्टनर। उसके बाद में एकदम अलग अलग कैपेसिटी में देखा था कि एक फादर कब कर सकता है, ग्रैंड सन कब करवा क्लेम कर सकता है, सन कब कर सकता है, एक अनबॉर्न आफ्टर बॉर्न सन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन पर्सन ऐसे क्लेम कर रहा है पार्टीशन के लिए अंडर ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो डॉटर को कहीं राइट नहीं था। तो जो भी पार्टीशन हो रहा था, जो प्रॉपर्टी मिल रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, डिवॉल्व हो रहा था, वो कोपार्टनर्स के ही बीच में हो रहा था। तो इट मीन्स बिफोर 1956 डॉटर के पास ऐसा कोई राइट नहीं था, इसको जीरो मिला था, कोई राइट नहीं मिल रहा था। देन इन द ईयर 1956 आफ्टर द लॉट ऑफ डिबेट, जब हिंदू कोड बिल की बात की जाए और अलग अलग हिंदू लॉ में, पर्सनल लॉ में अलग अलग एक्ट आया। सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसके बाद से चाहे वो अडॉप्शन की बात हो, चाहे गार्जियनशिप की बात हो अगर हिंदू लॉ में, और उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट हमारे पास आता है। जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है तो उसके अंदर जो बताया गया कि इंटर स्टेट सक्सेशन की बात की गई। इंटर स्टेट सक्सेशन मतलब हुआ कि अगर कोई पर्सन एक हिंदू मेल है या हिंदू फीमेल है, विदाउट मेकिंग विल, बिना किसी टेस्टामेंट्री की, बिना किसी वसीयत की अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, देन उसकी प्रॉपर्टी का डिवॉल्व कैसे होगा। तो वहाँ पे क्लास 1 और क्लास 2 हेयर्स बता दिए गए कि इस प्रेफरेंशियल ऑर्डर में एक पर्सन की जो सेपरेट प्रॉपर्टी है, वो अगर वो बिना किसी विल के, बिना किसी वसीयत के हो जाती है, वो इंटरस्टेट हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्लास 1 में ऐसे नंबर वाइज उन लोगों को, उन हेयर्स को, उन रिलेशनशिप में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, तो उसमें क्लास 1 हेयर है, उसमें डॉटर को इंक्लूड किया गया, मदर को इंक्लूड किया गया और सन को इंक्लूड किया गया। ठीक है, देन हम बात करते हैं अगर 1956 है, 17 जून ऑफ 1956 से 9 सितंबर 2005 के पहले तक की पोजीशन। क्यों 17 जून क्यों बोला गया? 17 जून इसलिए बोला गया कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसका इम्प्लीमेंट डेट था 17 जून ऑफ 1956। ठीक, अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करते हैं और अपने एग्जाम्पल को फिर से समझते हैं कि इस समय क्या पोजीशन में चेंज आया डॉटर्स के राइट को रिगार्डिंग प्रॉपर्टी को लेकर अंडर हिंदू लॉ में, तो उसको हम एग्जाम्पल से समझें। तो लेट्स सपोज देयर इज अ फादर and he is a son and he is a daughter। ठीक, मान सकते हैं इसकी एक वाइफ है। ठीक, 1956 से क्या हुआ कि अगर पार्टीशन होता था, पार्टीशन में पार्टीशन का राइट नहीं है। अब हम लोगों ने कहा 1956 का जो एक्ट आया, इसमें हम इंटर स्टेट सक्सेशन की बात करते हैं। इट मीन्स कि अगर फादर की, लेट सपोज मानते हैं कि डेथ हो गई बिना किसी विल के, तो उसके हेयर से उसको कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, सन में, वाइफ में, डॉटर में कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया नोशनल पार्टीशन का, क्योंकि फादर की सडनली डेथ हो गई, अभी हम फादर की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फादर की प्रॉपर्टी हमें पता ही नहीं कितनी प्रॉपर्टी फादर के पास आई है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है, नोशनल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट करता है। उस नोशनल पार्टीशन की मदद से हम फादर की पहले सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी निकालते, उसका सेपरेट शेयर निकालते हैं उसके लिए, फिर उसकी प्रॉपर्टी को हम हिंदू सक्सेशन एक्ट में इंटर स्टेट सक्सेशन के द्वारा उसके उस डेड पर्सन की हेयर्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो माना जाता है नोशनल पार्टीशन में जिस पर्सन की डेथ हुई है, वो डेथ के पहले उसने पार्टीशन क्लेम कर लिया था और उसका शेयर डिसाइडेड हो गया था। अगर वो अलाइव होता तो पार्टीशन का शेयर कितना मिलता। लेट्स सपोज हम मानते हैं फादर अभी जीवित है, उसकी डेथ नहीं हुई और यहाँ पे पार्टीशन होता, डॉटर को पार्टनर नहीं है, तो डॉटर को कोई राइट यहाँ पे नहीं मिल रहा पार्टीशन का। तो 1 वाइफ, फादर, 2 सन, 3 लोग हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का शेयर कितना मिलेगा?
1/3, 1/3 और सन को 1/3। अब फादर का 1/3 आ गया, ये नोशनल पार्टीशन से एक फिक्शन के द्वारा हमने निकाला है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, फादर की डेथ हो गई, तभी हम इंटेस्टेट सक्सेशन करने वाले। अब इस 1/3 को हम फादर के हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, क्लास 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने 1/3 को कितने लोगों में डिवाइड करना है, 1, 2 एंड 3। तो 1/3 का 3 में डिवाइड करके कितना होगा, 19 आ जाएगा। तो कितना हो गया, वाइफ मदर को डब्ल्यू कितना मिल गया, प्लस 19, सन को पिला प्लस 19 और डॉटर को मिला प्लस 1/9। यहाँ देखिए, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी, क्योंकि सन को 1/3 प्लस 19 मिल रहा है, डॉटर को सिर्फ 19 मिल रहा है। इट इज़ नॉट इक्वल टू द आर्टिकल 14 का वायलेशन ही हो रहा है, इक्वालिटी नहीं है सन और डॉटर के बीच में। क्योंकि इस समय तक बिटवीन द 1956 एंड 2005, बिफोर 9 सितंबर 2005, डॉटर इज अ कोपार्शनर ही नहीं, तो कोपार्शनर नहीं तो इसलिए पार्टीशन में उसको राइट भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको राइट नहीं मिला। तो देखा 1956 के पहले तो जीरो था, और 1956 से 2005 के बीच में डॉटर को एक शेयर मिल गया, दे दिया गया, बीइंग अ हेयर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, देन इन द ईयर 2005 जब अमेंडमेंट आया हिंदू सक्सेशन एक्ट का, और कहा उसके सेक्शन 6 क्लॉज में लिखा, ऑन फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, इट मीन्स 9 सितंबर 2005 से डॉटर एज अ कोपार्शनर हो गई, और ये कोपार्शनरशिप बाय बर्थ मिल गई। देन इसका कहने का मतलब क्या था, इसका इक्वल स्टेटस कैसे दिया गया, अगर हम 9 सितंबर 2005 से देखते हैं, हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। फादर मानते हैं यहाँ पे S1 है, ये S2 है, ये डॉटर है, ये W है, और जानते हैं हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट में हम लोग इसकी पहले F की सेपरेट प्रॉपर्टी निकालेंगे। सेपरेट प्रॉपर्टी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नोशनल पार्टीशन करते हैं। नोशनल पार्टीशन करेंगे तो ये मान के चलेंगे कि F क्या है, अभी जिंदा है, तो F अगर जिंदा है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होगा, W, F, S1, S2 और D में, D पे भी प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा। क्यों, क्योंकि अब डॉटर इज अ कोपार्शनर, तो यहाँ पे पार्टीशन में कितनी प्रॉपर्टी आएगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इट मीन्स F के से हाथ में 1/5, S1 के हाथ में 1/5, S2 में भी 1/5, W को भी 1/5 और D को भी 1/5। अब ये 1/5 आई है, ये F की सेपरेट प्रॉपर्टी है। अब इस 1/5 को हम 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, W में, S1 में, S2 में और D1 में करना है। तो 4, 120, अगर 1/5 को हम 4 लोगों में डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 120 हो गया। तो W को भी मिला 1/5 प्लस 120, S1 को मिला 1/5 प्लस 120, S2 को मिला 1/5 प्लस 120 और D1 को मिला 1/5 प्लस 120। इट मीन्स अब देखिए यहाँ पे सन और डॉटर का भी इक्वल राइट आ गया, इसलिए ये कहा गया कि सन की इक्वली राइट दी गई, जो सेक्शन 6 क्लॉज में बात की गई, इक्वली राइट की गई। ये तो हो गया हमारा स्टेटस कैसे चेंज हुआ। बट जब 9 सितंबर 2005 में ये अमेंडमेंट आ गया और इक्वल स्टेटस दे दिया गया, अब जो इशू क्रिएट हुआ इस चीज़ को लेकर, इसके बात को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जो अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट दिया गया, प्रोविज़न दिया गया, इसका इफेक्ट कैसा है, वेदर इट इज़ अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसको लेकर एक डिबेट चला। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास 3 लैंडमार्क जजमेंट आते हैं। सबसे पहला केस होता है प्रकाश वर्सेस फूलवती का इन द ईयर 2016 में, फिर आता है दनम्मा वर्सेस अमर का केस 2018 में, एंड द रिसेंट जजमेंट द लास्ट ईयर विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इशू क्रिएट हुआ जब ये 2005 में ये अमेंडमेंट आ गया और कहा गया कि जब डॉटर को ये राइट दे दिया गया है, क्या जो 2005 के बाद पार्टीशन होगा और उसके बाद जो डॉटर को पार्शनरी माना गया, तो क्या उसका जो 2005 के पहले पार्टीशन हो चुके थे, क्या उसमें भी राइट है कि नहीं है, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। अगर कोई डॉटर है 2005 के पहले का बर्थ हुआ है तो राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस चीज़ को। इन्हीं सब चीज़ों का डिस्कशन, बहुत कन्फ्यूजन रहा और इफेक्ट को लेकर इसको क्लियर पोजीशन की गई राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा केस में। ठीक है, जो पहला केस आया हमारे पास प्रकाश वर्सेस फूलवती का 2016 में आया। 2 जजेस बेंच थे, जस्टिस अनिल दवे और जस्टिस A.K. गोयल। ठीक है, उसमें कहा जो बताया, जो अमेंडमेंट का जो सेक्शन 6 में बताया गया उसका इफेक्ट की बात की, कहा इट इज़ एन प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होगा। क्यों, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव नेचर क्योंकि कहा इसके अंदर कि जो सेक्शन में लिखा है ऑन फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ द
हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। इट मीन्स कि 9 सितंबर 2005 से ही इफेक्ट में आ रहा है। तो इसका जो नेचर बताया गया प्रकाश वर्सेस फुलवती में, कहा इन प्रोस्पेक्टिव नेचर होगा। इट मीन्स कि अगर 9 सितंबर 2005 को कोपार्टनर, लिविंग कोपार्टनर है, इट मीन्स कि अगर फादर जीवित है तो ही तो एक जो डॉटर है, लिविंग डॉटर है, उसे प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। अगर फादर जीवित नहीं है 9 सितंबर 2005 को, तो उस फादर की प्रॉपर्टी में एक डॉटर को राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा ऑन फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। इट मीन्स कि जो नेचर की बात की गई सेक्शन 6 के, वो अमेंडमेंट के, वो कहा गया प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, आज की डेट से इंप्लीमेंट होगा, ना कि पास्ट से, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स होगा। ये एक जजमेंट आया प्रकाश वर्सेस फुलवती के केस में। ठीक, इस केस में ये हुआ था, क्या नाम है, जो फादर था उसकी डेथ पहले हो गई थी, 2005 के पहले हो गई थी। तो इस केस में ये डिसाइडेड हुआ कि नहीं, हम कब से ये राइट देंगे डॉटर को पासने, तो माना गया है, बाय बर्थ मान रहे हैं, लेकिन राइट कब से मर्ज हो रहा है, 9 सितंबर 2005 से राइट दे रहा है, इसलिए कहा गया ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होगा। बट इसी का रिवर्स जजमेंट आता है इन द ईयर 2018 में दनम्मा वर्सेस अमर के केस में। यहाँ पे भी 2 जजेस बेंच थी, जस्टिस AK सीकरी एंड जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कहा कि जो पहले वाले केस में कहा था प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, वो कहा नहीं, जो सेक्शन 6 का जो इफेक्ट आएगा अमेंडमेंट के थ्रू आया, वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होगा। इट मीन कि फादर चाहे 9 सितंबर 2005 को जो कोपार्टनर है जीवित हो या मृत्यु हो गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉटर को राइट हमेशा मिलेगा, क्योंकि स्टिल पास आ राइट ऑफ डॉटर, वो पास से राइट प्रॉपर्टी में राइट लेगी, चाहे फादर की डेथ 2001 में हुई हो, 2005 के पहले कभी भी हुई हो, एक 2005 के बाद से जो राइट मिला डॉटर को, वो राइट हमेशा अवेलेबल रहेगा। इट मीन्स कि प्रकाश वर्सेस फुलवती का जस्ट अपोजिट जजमेंट दिया दनम्मा वर्सेस अमन में। एक में कहा गया प्रोस्पेक्टिव नेचर है, एक में कहा गया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन नेचर है। बट अब दोनों में कन्फ्यूज़न हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करना चाहिए, कन्फ्यूज़न हमेशा चलता रहा, बट इस कन्फ्यूज़न को सॉल्व किया इन द केस ऑफ विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। यही इशू थे, तो केस में बहुत सारे इशू, बट हम किस कंटेक्स्ट से बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, एक छोटा सा इशूज़ लेके बात कर रहे हैं, वरना जजमेंट तो बहुत लंबा पेजेस का है, तो उसमें हर इशूज़ को डिस्कस कर पाना यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ इस इशू को बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा, क्योंकि ऑलरेडी 2 जो केसेस आ चुके थे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, कि 2 जजेस बेंच थे, तो इसको हायर बेंच को देना था। तो यहाँ पे 3 जजेस बेंच आती है, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नज़ीर एंड जस्टिस MR शाह। इन्होंने क्या बात करी, तो जो बात करी यहाँ पे, जो अगर कंक्लूजन की हम बात करें तो कहते हैं वीमेंस राइट्स टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन बाय बर्थ। कहा कि वीमेन का राइट, एक हिंदू वीमेन का राइट है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो बाय बर्थ है, और फादर अलाइव और नॉट। इट मीन्स कि इन्होंने कहा ना तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक नया वर्ड आया रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव मतलब क्या हुआ कि ये इफेक्ट तो होगा फ्रॉम जो राइट दिया गया 9 सितंबर 2005 से, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट कैसे, कि जो डॉटर का बर्थ हुआ है वो 2005 के पहले हुआ है, वो उस इवेंट के हैपनिंग होने के बेस पे। तो यहाँ पे एक वर्ड आया रेट्रोएक्टिव इफेक्ट। अच्छा, और बहुत सारे इश्यूज़ हुए इस केस में विनीता शर्मा और राकेश शर्मा में कहा कि जो सेक्शन 6 में बात की गई है प्रॉपर्टी की, डेट इज़ अ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी, और हम कोपार्टनरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एज पर द मिताक्षरा स्कूल हम लोगों ने देखा था, एक होती है प्रॉपर्टी अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज इज मीन्स वेयर देयर इज अ नो ऑब्स्ट्रक्शन, डेट इज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, डेट इज अ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। तो चाहे फादर जीवित हो या ना हो, अगर डॉटर को हमने कोपार्टनरी एक्सेप्ट कर लिया, तो फादर के जिंदा होने से और उसके मर जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो राइट डॉटर को मिलेगा। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा डॉटर इज ऑलवेज अ डॉटर। इस बात का कोई भी इशू नहीं है कि वो कोपार्टनर, लिविंग कोपार्टनर हो, देन ही वो डॉटर को एक प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। अगर वो जीवित नहीं भी है, बीइंग अ कोपार्टनर, डॉटर को ये राइट मिल गया। इट मीन्स कि अब कोई पार्टीशन या बर्थ 2005 के पहले किसी भी डॉटर का हुआ, हिंदू फीमेल का हुआ है, तो उसका प्रॉपर्टी में, जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी में, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में बाय बर्थ राइट है, उस प्रॉपर्टी को वो क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 1956 से जहाँ से कैसे एक जर्नी स्टार्ट हुई, और एक वीमेन एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में कैसे, एक जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी लाने के कंटेक्स्ट में कैसे एक डॉटर को राइट का प्रोवाइड कराया गया। आई होप ये बहुत क्विक था, बाकी बहुत सारे इन केसेस में इशूज़ हैं, आने वाले लेक्चरों में अगर रहेगा तो हम लोग हर एक इशू को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज ये सेक्शन 6 का जो इफेक्ट था, जो प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव और रेट्रोएक्टिव था, इस चीज़ को हम लोगों ने कवर किया है। थैंक यू।